हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा था। तो आइए चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें संसाधनों पर निजी स्वामित्व रहता है। उसके बाद दूसरी समाजवादी या राज अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का राज्य का अधिकार रहता है। और उसके बाद आती है तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र दोनों उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन 1776 में हुआ था। इस पुस्तक को ज़्यादातर द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ और इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। अगला पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तीन प्रकार के क्षेत्र आते हैं, जिसमें से पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा खनन एवं उत्खनन शामिल रहते हैं। उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। और तीसरे क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें सेवाओं का यह क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद अगला टॉपिक है हरित क्रांति। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का समुच्चय था। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की। इन सब की जो इन्हें हाई यील्ड सीड्स कहा जाता था और इनकी उत्पादकता अत्यधिक होती थी जो उस समय के नॉर्मल बीजों की अपेक्षा। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब हरित क्रांति के अंतर्गत अगला पॉइंट है इन बीजों को उचित सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सका। इसी कारण बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। तो भारत में मैक्सिको पद्धति को अपनाया गया था हरित क्रांति के दौरान। और जिसके अंतर्गत अगला पॉइंट है हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से संरक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया। प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया था तथा वर्ष 1966 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो हरित क्रांति को 1966 से पूरे देश में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत मशीनीकरण, हाई यील्ड बीज, उर्वरक और सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था जिसके कारण उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया है। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध कार्बनिक कृषि से है।
इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है जहां संभाव्यता तो है परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो सकी। तो द्वितीय हरित क्रांति के दौरान उन क्षेत्रों को चुना गया है जहां पे हरित क्रांति सफल नहीं हो सकी। इसके अंतर्गत दलहन जैसी फसलों की उत्पादन पर भी फोकस किया गया है। अगला पॉइंट है कृषि वित्त। कृषि वित्त को देखते हैं। कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। अल्प अवधि में कृषि आगतों के लिए अल्पावधि ऋण जो 15 महीने से कम के होते हैं, मशीनें आदि खरीदने हेतु। अल्पावधि ऋण का उपयोग मशीनें खरीदने के लिए होता है। मध्य अवधि ऋण जो 15 माह से 5 वर्ष के लिए होते हैं तथा भूमि में सुधार करने, बड़ा निवेश करने आदि जैसे ज़रूरतों के लिए 5 वर्ष से अधिक के लिए दीर्घावधि ऋणों की आवश्यकता होती है। ये सब कृषि वित्त के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि वित्त के स्रोत क्या क्या हैं? तो इसके अंतर्गत पहला है संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं संस्थागत स्रोतों में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन करती है। तो दूसरा स्रोत है गैर संस्थागत स्रोत। इसके अंतर्गत महाजन, साहूकार, मित्र संबंधी, जमींदार, व्यापारी इत्यादि आते हैं। स्वतंत्रता के समय इनकी भूमिका काफ़ी अधिक थी भारत में। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सरकार आदि सम्मिलित होते हैं। ये सब लोग संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि हेतु ऋण प्रवाह में विभिन्न संस्थाओं के योगदान का घटता क्रम निम्न है। तो कृषि वित्त में सबसे अधिक योगदान वाणिज्यिक बैंकों का है जो लगभग 76% है। इसके बाद सहकारी बैंकों का है जो 13% है और इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है जो कि 11% है। अगला हेडिंग है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो ऑपरेशन फ्लड द्वितीय दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से है। अब आइए देखते हैं कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई और उनका उत्पादन किससे संबंधित है। तो सबसे पहली है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। इसके बाद है श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसके बाद है नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। इसके बाद है रजत क्रांति का संबंध अंडा या मुर्गी पालन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। इसके बाद है रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध कपास उत्पादन से है। इसके बाद है स्वर्ण रेशा क्रांति, इसका उत्पादन जूट उत्पादन से है। इसके बाद है भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। इसके बाद है गुलाबी क्रांति, इसका संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति और विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में देखा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।